आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, आपको लगता है आज भी बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे? बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा मैन एम्पावरमेंट पे आज बात करने की जरूरत है। देखिए, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, हाँ, ये प्रत्येक के लिए होना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। और इंडिया तो आज सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। पुरुष सशक्तिकरण की भी बात कर, कौन कर रहा है? देश, इंडिया की बात करें, देश की बात करें तो देश में होती है। आप मुझे लगता है वुमेन सशक्त हो चुकी हैं अब इंडिया की। आप देखिए, आज भी आप मुस्लिम कम्युनिटी के लॉ को पढ़ेंगे, आप मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे तो आज भी वहां महिलाओं का शोषण होता है। और आज आप सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे तो आज भी गंगा के समान उस स्त्री को माना जाता है, शुद्ध पवित्र। आज उसी को कल्याणी माना जाता है। कुछ लोग सुबह सुबह किसी देवी का स्वरूप देख के जाते हैं और कहते हैं आपके दर्शन करके बड़ा अच्छा, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। और कुछ लोग उसी स्त्री को देख करके कहते हैं उस राक्षसी को देख लिया, उस त्रिजटा को देख लिया, उस डंकनी को देख लिया। देखिए, वो हमारे विचारों का है। तो महिला सशक्तिकरण की इसलिए आवश्यकता है जहां महिलाओं के सिद्धांतों की अवहेलना हो रही है, जहां माताओं के उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां महिला सशक्तिकरण की आज भी। अब तो पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अब तो महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। नहीं, आप, मैं आपको बताता हूँ, एक बार इस चीज पे वार्तालाप होती है, ठीक है? अभी दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए बॉक्स रिजर्व है, ठीक है? दिल्ली मेट्रो में, ठीक है, एक बॉक्स है जो सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है? उसके अपार्ट हर मेट्रो के बॉक्स में 2 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए हैं, जिस पर ऊपर लिखा हुआ है केवल महिलाओं। पूरी मेट्रो में कहीं भी एक सीट किसी व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं है, आदमी के लिए रिजर्व नहीं है। अब क्या आदमी थका नहीं हो सकता? क्या आदमी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या आदमियों का हनन नहीं हो रहा, शोषण नहीं हो रहा? इसके अपार्ट दिल्ली में जब बसों की बात आती है, महिलाओं के लिए फ्री है जी, आदमी को जरूरत नहीं है फ्री की। अब हम इस 21st सेंचुरी में ऐसी चीजें करके महिला को सशक्त बना रहे हैं, या हम एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जो इन दोनों जेंडर्स को आगे जाके बहुत कंफ्यूज या दिक्कत में क्रिएट करेगा? उस चीज पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में जाइए, आज भी 50-50 किलो, 1-1 कुंटल का लकड़ी लेकर के, घास लेकर के उस पगडंडियों में इतनी बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं से उतरती हुई माताएं अपना जीवन यापन करती है। इतनी सशक्त है माताएं। और माता को, देवियों को, स्त्रियों को तो हमारे शास्त्रों में शक्ति स्वरूपा माना, शक्ति माना है। सशक्त वो हैं, लेकिन आज के आधुनिक काल में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी अशिक्षित, शिक्षा का अभाव मैं कहूँगा, वहाँ सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को पहले उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ पे महिलाएं रोजगार नहीं कर पा रही थी, आज प्रधानमंत्री जी की योजना आती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, कि कौरा देवी योजना, लखपति दीदी योजना, सुकन्या धन योजना। तो वो अपने अपने समूहों को लेकर के छोटे छोटे काम करके, फॉल बना करके, साड़ी बना करके, छोटे छोटे अपने स्किल्स को डेवलप कर करके जब काम करती हैं तो वो महिलाएं सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे मूवमेंट को लेकर के अगर काम होता है तो महिला सशक्त। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा सवाल है। ऐसे मूवमेंटों ने महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है आज के समय में कि आज मनुष्य में आदमी का हनन हो रहा है। प्रभु जी, आदमी के लिए भी योजनाएं, उनके लिए भी योजना है। अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो केजरीवाल जी से आपने बात करनी चाहिए, और मैं भी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, आप आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां महिलाओं को जॉब करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है? हर जगह पहुंच चुकी है, हर क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बट आपने किसी भी कॉलेज, कंपनी के कितने रिसेप्शनों पे इसी रिसेप्शनिस्ट को एज अ मेल देखा है? बिल्कुल देखा। आज कम से कम 90% सीधी डिस्क्लैरिटी कर दी गई है कि जी रिसेप्शन पे लड़कियां बैठेंगी, रिसेप्शन पे वुमेन होगी, मैन नहीं होगा। दूसरी, जब एयर होस्टेस की बात आती है, मैं वहीं आ रहा हूँ, वो क्यों? ऐसी चीजों में आज आदमी को पीछे ढकेला जा रहा है। उसके पीछे रीजन यह है बॉस, वैसे तो दोनों को समानता मिलती है लेकिन कहीं नहीं मिलती है। एक हमारे एजुकेशन में, जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन एक मेरा विषय होता था,
तो वहाँ पे एक विषय होता था ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, एक वोमेन कम्युनिकेशन। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ पैरेलल है, 3 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष हैं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन यहाँ अभी आप देखेंगे पूरे में बिल्डिंग की बात करूं तो आपके कैबिन में भी, आपके सेटअप में भी पुरुषों की संख्या अधिक है। तो उसके पॉपुलेशन को बढ़ाना, आज देखिए देश के प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा संकल्प है कि उन्होंने लोकसभा में लीडरशिप को बढ़ाने के लिए, आप देखिए देश के सदन में कितनी संख्या बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है? इसलिए कि महिला सशक्त होकर के महिलाओं की भागीदारी भी बढ़े। मैं जरूरी नहीं कि मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, पुरुषों की भी बात करता हूं, लेकिन महिलाएं, माताएं ही सृष्टि की निर्माता है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट, माता ही निर्माता है। हाँ। अगर लोकसभा में या समाज में महिला सशक्त होगी तो माँ के गर्भ से निकला हुआ पुरुष भी सशक्त हो जाएगा। माँ से के गर्भ से निकला हुआ बच्चा भी सशक्त होकर के हो। अगर महिलाओं के सशक्त से लेकर के हम रोक देंगे, सशक्त का मतलब पुरुष का शोषण करना नहीं, उसका कंपैरिजन करना नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब है कि गर्भावस्था में अगर महिलाओं को, अगर मासिक धर्म में जो पीरियड्स का टाइम पीरियड होता है उस दौरान महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों ने, आज से नहीं, हमारे बुजुर्गों की प्रणाली है कि उस दौरान कुछ कुप्रथाओं में आज क्या है उनके साथ हम गलत करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता था कि माताओं को हम सम्मान देते थे कि आप लोग कुछ दिन रेस्ट कीजिए, आपको आपके पेन में, आपके कष्ट में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप कुछ समय आराम कीजिए आप। और सबसे ज्यादा जो संघर्ष होता था वो कहाँ होता था? मंदिर में या किचन में। तो उनको कुछ लोगों ने उसको गलत विरोधाभास में डाल दिया कि आपको किचन में नहीं जाने दिया जाएगा, मंदिर में नहीं। भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा का अगर उपयोग करते हैं तो मंदिर में करेंगे या किचन में करेंगे। तो उनको रेस्ट दिया जाता, उनको वही भोजन परोसा दिया जाता। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग माताएं या परिवार का कोई सदस्य उनको वही भोजन देता था, उनको रेस्ट करने के लिए दिया, उनको कंफर्ट जोन दिया जाता। आप कई मुद्दों पे तो वैसे हम बात कर चुके हैं, मगर प्रेम विवाह पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस जो सबसे ज्यादा वो 18 से 30 के बीच की है, 27 के बीच की है। तो लव मैरिज और रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, दोनों पे चर्चा करते हैं। क्या मत है आपका इन चीजों को लेके? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है इंडिया में, एज पर टू द सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं कि आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है, तो रह सकते हैं अगर दोनों की सहमति है तो। देखिए गजेंद्र भैया, पहले इस विषय में आएंगे, प्रेम वास्तविकता में क्या है। ठीक है, पहले प्रेम से, प्रेम क्या है? देखिए, प्रेम को लोगों ने आकर्षण का कारक मान लिया, प्रेम को लोगों ने एक सीमित संकुचित थॉट मान लिया है। प्रेम वास्तविकता में निस्वार्थ है, पूर्ण है। प्रेम कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। हमने बहुत एक संकुचित विचारधारा क्या बना ली है कि अगर वो लड़की, अगर वो पुरुष एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के अधीनस्थ रहते हैं, एक दूसरों की चीजों को मान रहे हैं, तो प्रेम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम वास्तविकता में ये है, आप देखिए एक माँ है, उसके 2 सुपुत्र हैं, एक सुपुत्र विकलांग है, एक सुपुत्र एकदम सुदृढ़ संपन्न है। ठीक है, लेकिन माँ का जो वात्सल्य है उस विकलांग सुपुत्र के लिए भी वैसा ही है, सेम एज इट इज बलिष्ठ के लिए भी वैसा ही है। वास्तविकता में अगर प्रेम की परिभाषा आपने जानी है तो माता से जानिए, जो वास्तविकता में निस्वार्थ प्रेम करती है, ओनली ऑन मदर, नॉट फॉर अदर। वो कोई है ही नहीं इस जहां में जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है। इसकी एक बाबा तुलसी ने एक चौपाई कही है, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। कि आप स्वार्थवश, आपका काम किसी से सिद्ध हो रहा है तो उससे आप प्रेम करने लग जाते हैं, तो वो प्रेम नहीं है। और आज के बट वो माता वाली डेफिनेशन गलत हो जाएगी प्रेमिका पे। अगर प्रेमिका 2 लोगों को एक बराबर प्रेम कर रही है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंडोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशना। ये हम इन 5 कन्याओं को
इनका स्मरण करने से पातक का, हमारे पापों का क्षय होता है। क्यों कहते हैं? किन चीजों का स्मरण करने से? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मन्नोदरी तथा। अच्छा, ये 5 कन्या हैं। पंचकन्या स्मरणे नित्यम महापातक नाशनम, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ये हमारी सशक्तिकरण की नीति सिद्धांत, कि हमने उन कन्याओं को। और बात करते प्रेम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी, जगत जगनी जगदम्बा मैया सीता, राधा, अहिल्या, सबरी, इन लोगों ने, अगर मैं माताओं की बात करूं, पुरुषों की बात कहूं, सुदामा, बाली, कृष्ण, राम, भरत, ये तमाम पुरुष, वो तमाम माताएं, इन सबका जो अगर आप प्रेम का प्रसंग पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको पता चलेगा प्रेम वास्तविकता में क्या है। प्रेम अवधूत सन्यासी है। प्रेम संकुचित हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे काम आ रहे हैं, तो आजकल की स्थिति अगर आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री ने युवाओं को इतना बिगाड़ दिया है कि तेरे बिना नहीं जीना मर जाना डोलना, मतलब आप, तू यदि नहीं है मैं जीऊँ। भैया प्रेम वास्तविकता में आपसे यदि गजेंद्र जी कोई प्रेम करता है ना, तो आपके ऑरा से, आपके व्यक्तित्व से, आप प्रेम करने वाला व्यक्ति आपका निर्माण करेगा, आपका विध्वंस नहीं करेगा। आज लोग ब्लेड खाते हैं, हाथ काट लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन में, सिर्फ आकर्षण में, कि उस व्यक्ति से मेरा आकर्षण हो गया है। देखिए शरीर की काया से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। आपके आत्म तत्व से, आपके मानसिक सुदृढ़ता से, आपके विचारों से प्रेम हो, आपके व्यक्तित्व से प्रेम होगा। और प्रेम तो आजकल जीव जंतुओं से हो जाता है। एक डॉगी से अब लोग अपने घर में एक पालतू श्वान को पालते हैं, तो उससे प्रेम कर बैठते हैं। उसके मरने पर उसको इतना संस्कारिक पद्धति से उसका संस्कार करते हैं कि वो उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो प्रेम को इस संकुचित विचारधारा में तोलना, मैं समझता हूँ प्रेम की तौहीन है। ये प्रेम नहीं। बात रही आकर्षण की, ठीक है, अपोजिट जेंडर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, होइए, लेकिन वो नीति नियम सिद्धांत के अकॉर्डिंग। एक हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार होते थे, ठीक, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक, यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर के चूड़ाकर्म तक। तो एक परिवेश होता था, अगर किसी माता को गर्भ धारण करना है तो उसका समय, उसका स्थान, उसका काल, उसकी ऋतु, ये सब देखा जाता था। आज की स्थिति क्या हुई है कि अगर आपने गर्भाधान संस्कार करना है तो हनीमून, उसका एक शब्द दे दिया गया है। उस शब्द को लेकर के लोग कहाँ जाते हैं? बाबा केदार की धरती में। उस शब्द को लेकर के कहाँ जाते हैं? ऋषि मुनियों की तपस्थली में, उस औरा का दूषित करने के लिए। ठीक है, आप अपने क्रियाकलापों को कीजिए, आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण कीजिए, लेकिन परिसर देखिए, आप हमारी संस्कृति को पढ़िए तो आप देखेंगे तब निकलते थे वीर शिवाजी। जीजाबाई माता ने जब वीर शिवाजी को जन्म दिया तो उनके प्रसंगों को अगर पढ़ेंगे तो माता हमेशा निर्माता होती थी। आज के छोटे छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, वो सुदृढ़ता आती ही नहीं उनके अंदर, वो मानते हैं विक्षिप्त होकर के फांसियां खा लेते हैं। वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनसे संभलती ही नहीं चीजें। तो ये प्रेम नहीं है। देखिए प्रेम में आजकल जो आज के यौवन काल के लड़का और लड़की वाला जो प्रेम हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति, वो यूथ अपने परिवार से युद्ध करता है, अपने परिवार से लड़ झगड़ करके जाता है। लेकिन जब वो पबों में जाता है, पार्टीज में जाता है, तो वहां कैसे युद्ध करता है? अपनी प्रेमिका से। वो प्रेमिका उससे कहती है कि भाई मेरे बाबू ने अगर इस शराब का सेवन नहीं किया तो हमारा प्रेम नहीं है।
मतलब देखिए प्रेरणा आपको कैसी मिल रही है। एक प्रेमी एक प्रेमिका को, एक प्रेमिका एक प्रेमी को कैसी प्रेरणा दे रहा है। वो प्रेरणा ऐसी दे रहा है कि आप नशा कीजिए, आप K76 की इंजेक्शंस लीजिए, आप रात को पब में अय्यासियां करिए, आप अपने घर से लड़े झगड़ करके मेरे से विवाह कीजिए। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है सांत्वना, शांत, एकांत, शुद्धि, पवित्रता। जहां इन शब्दों का चयन हो जाता है वो पवित्र, वो प्रेम हो जाता है। क्या प्रेम मटेरियलिस्टिक चीजों के आसपास घूम गया है? पैसा होना चाहिए, बॉडी, शरीर हो, मैं वही कह अच्छा रहा हूं, दिखता हो, लुक्स हो, सारी चीजों के आसपास। ये सिर्फ आकर्षण है। आकर्षण को लोगों ने प्रेम मान लिया है। आजकल के अब क्या है कि अब देखेंगे आप बिहार के कुछ क्षेत्रों में आज भी, या कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल आज भी हैं जहां पर डाउरी सिस्टम, ये जो दहेज प्रथा का मसला है, एक बड़ा विषय बना है। कि आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया में कई ऐसी रील्स चलती है कि हमको तो 30 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मैं चला जाएगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। मतलब मान लिए 30 लाख रुपए में अपनी प्रेमिका का आप क्या विक्रय क्रय कर रहे हैं क्या? क्रेता को पिता को क्रेता बना देते हैं। हमारे यहाँ लगन सगाई होती है, उसी की अभी एक रील मैंने भी सुनी, देखी। उसमें बता रहे पंडित जी वो लिस्ट पढ़ते हैं ना, सामान आता है लड़की के यहाँ से, उसमें कह रहे एक मर्सिडीज बेंज है, एक फॉर्च्यूनर है, 51 लाख रुपए हाथ पे हैं और सारा सामान है, ये वो ऐसे करके पढ़ रहे। मैं वही बता रहा हूँ गजेंद्र जी, विवाह जो हमारा होता था ना, सूर्य की प्रत्यक्षता में होता था। रात्रि विवाह हमारे शास्त्रों में निषेध है। रात्रि में विवाह होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। सूर्य की प्रत्यक्षता में, जब सूर्य की किरण, रात्रि में ना चिता की अग्नि, कोई भी संस्कार रात्रि में नहीं हो पाता है। संस्कार की जो प्रणाली है वो प्रकृति के एक काल में उसका एक लग्न देखा जाता है, समय देखा जाता है, किस समय में करके आपका मांगल्य होगा। एक मांगलिक वेला क्या है, आपने देखा होगा ना, कार्ड में लिखा रहता था कि मांगलिक वेला में आप पधारें। लेकिन रात्रि में आप उसे एक तो अमांगलिक बना दे रहे हैं, फिर अमांगलिक बनाने के साथ साथ फिर वहां पे अमांगलिक कृत्य कर रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो एक पिता जिसने अपना पूरा जीवन, पूरा सर्वस्व उस कन्या के विवाह में लगा दिया, उसकी शिक्षा दीक्षा में लगा दिया, अब वो पिता दहेज देते देते या तो खुद फांसी खा लेता है या उसकी सुपुत्री फांसी खा लेती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेता हूँ मैं, ये गलत है लड़की का लड़के में क्वालिटीज ढूंढ के देख के प्यार या शादी के लिए हाँ करना? देखिए ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसको अगर आप आधुनिक काल में लेंगे, अंडरस्टैंडिंग। भैया आप पहले देखा जाता था, जो हमारे ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो तालमेल, नाड़ी, गण, आपकी राशि, आपके प्रत्येक, इन चीजों की नहीं ये बात कर रहा हूँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। उसी के आधार पर आपके ग्रह दिशा नक्षत्र चाल की देख करके, औरा देख करके आपका चयन किया जाता था कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी वधू परिपूर्ण है, और उनका जीवन मांगल्यमय रहता था। पूरा जीवन भर वो एक साथ रहते थे और एक अच्छी संतान की उत्पत्ति करके राष्ट्र का निर्माण होता था। आज क्या है कि हम शरीर के आकर्षण से तय कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के, अपने संस्कृति को नहीं मानते। और उससे क्या होता है, मैंने देखा है 1-1.5 महीने में ही, आज विवाह 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ही वो लोग अदालत में या तो समझौता करके दोबारा आ जाते हैं। जहां लोक अदालत में भी समझौते नहीं होते, वो तलाक करके अलग अलग रहते हैं, फिर द्वेष उत्पन्न होता है। नहीं, मैं इस चीज पे क्लैरिटी चाह रहा हूँ बहुत आसान भाषा में। अगर एक लड़की ये देख रही है कि लड़के के पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो मुझे रखने के लिए, तो मैं इससे शादी करूंगी, ये सोच लड़कियां अगर रखती हैं, तो क्या हम लड़कियों को गलत कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि गलत है ये? देखिए ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति सुख समृद्धता में है तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी आराम, ऐश्वर्य, शांति दे सकता है। कोई व्यक्ति दरिद्रता में, नशेड़ी है, गलत काम करने वाला है, वो
किसी से विवाह कर करके वो उसका भी शोषण करता है। अगर हाँ कोई व्यक्ति पॉजिटिव विचारक है, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, जो पॉजिटिव विचारक होगा उसका शरीर सुदृढ़ होगा। देखिए परमात्मा ने वर वधु का जोड़ा पहले से ही तय किया हुआ। हम लोग, हमारी संस्कृति कहती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक विकलांग व्यक्ति है कि क्या उसके साथ कोई अच्छी लड़की नहीं विवाह करती है? क्या करती है ना। तो क्या विकलांग व्यक्ति एक अच्छा वर नहीं हो सकता क्या? आप देखेंगे आज भारत में इतना पुरुष सशक्तिकरण है कि एक विकलांग व्यक्ति भी डीएम बन सकता है। आप देखेंगे एक डीएम साहब हैं, वो शरीर से विकलांग है लेकिन उनके विचार इतने विराट हैं कि पता नहीं कितने विकलांगों का की सेवा कर रहे हैं वो। तो ऐसे व्यक्तियों, मेरा यही विचार कि आपके विचारों की युति बने, विवाह होना चाहिए। विचारों की अयुति हो तो विवाह नहीं होना चाहिए। आज के रील्स जब स्क्रॉल होती हैं, चलती हैं, तो वहां पे ये एक जोन बना दिया जाता है कि वो लड़कियां गलत हैं जो डिमांड करती हैं, या वो लड़कियां गलत हैं जो अच्छी चीजें देख रही हैं, घर देख रही हैं, पैसा देख रही हैं, गाड़ी देख रही हैं, ये सारी चीजें। देखिए ये सोशल मीडिया ने ही उनको बना दिया है, और इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव समाज को मिल रहा है। आप देखेंगे कि हम अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखनी चाहिए मान सम्मान की, अपेक्षा रखनी चाहिए संतुष्टि की, अपेक्षा रखना चाहिए जीवन को सही दिशा में ले जाने की। अपेक्षा ये नहीं रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति के पास गाड़ी है तो मैं विवाह करूंगी, उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। ये चीजें गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मैं इसी चीज को रिलेट करता हूँ थोड़ा सा। स्वयंवर था, पहले स्वयंवर होते थे, तो द्रौपदी जी का स्वयंवर था। वहां उस सभा में अर्जुन से पहले कर्ण ऐसा व्यक्ति था जो उस मछली की आंख को भेज सकता था। गए, वो कर भी सकते थे, मगर द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ जाति की वजह से। योद्धा थे, शकुल थे, बढ़िया कर सकते थे, मगर उन्हें रोक दिया गया। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी तो लड़कियां, मतलब द्रौपदी ने अपनी इच्छा अनुसार अपनी जाति में और एक ऐसे व्यक्ति को जो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता था, मतलब योग्यता देखी, परखा, तभी तो विवाह किया। तो ये चीज सही। बिल्कुल गंजी जी, वो जो पौराणिक काल की आप बात कर रहे हैं, स्वयंवर होते थे और वो सही भी थे, और उसी विचारधारा को लेकर के आज भी स्वयंवर होते हैं, तो भी वो होने चाहिए। स्वयंवर का अर्थ होता था स्वयं से वर का चयन करना। हाँ, कि अपने स्वयं से, अपनी सहमति से किसी वर का चयन करना। लेकिन वो कैसे कि भैया, और अब जाति की प्रथा की आप बात कर रहे हैं, तो एक गीता में एक शब्द है वर्ण संकर। देखिए अगर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप विवाह करते हैं तो उससे समाज में एक वाइब्रेशन अलग क्रिएट होते हैं, नहीं करते तो उससे वाइब्रेशन अलग क्रिएट होते हैं। आप समझ रहे? तो स्वयंवर सीता माता जी ने भगवान राम का चयन क्यों किया? अपना स्वयं उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो मर्यादा, सीता माता के मर्यादा का पालन करते थे। ऐसे ही द्रौपदी ने पांडवों का चयन क्यों किया? क्योंकि वो उनकी, आप देखेंगे ना, भीम ने महाभारत के युद्ध में पांचाली के लिए शपथ ली थी कि जब तक इनके केश में मैं अधर्म से रक्त रंजित रक्त को से नहीं धो दूंगा। दुशासन के रक्त से। दुशासन का मतलब जो जिसका दुख भरा शासन है, जिसका गलत शासन है, अनडिसिप्लिन, अनुशासन, जो अहीन विहीन व्यक्ति है, वो दुशासन है। तो मैं वही कह रहा हूं, जो उसने अपने अंतिम क्षण तक अपनी अर्धांगिनी की सुरक्षा का संकल्प लिया ना, तो आज भी प्रत्येक नारी को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक युवती को यह अधिकार है कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे सुदृढ़ और ऐसे शिव संकल्पित व्यक्ति को चयन करना चाहिए। और ऐसा स्वयंवर अगर होता है तो वो, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। प्रेम विवाह जायज है? प्रेम विवाह जायज, लिव इन रिलेशनशिप
देखिए लिविंग रिलेशनशिप कभी भी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जायज नहीं मानी है। लेकिन संविधान ने आज के कालखंड को लेकर के कोई सीमा बनाई है, तो उसमें भी एक सीमा दायर की है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये होगा। तो उस संवैधानिक परिस्थिति को लेकर अगर कोई कार्य होता है तो वो जायज है। अगर उस संवैधानिक परिस्थिति को लेकर नहीं होता तो वो नाजायज है, वो नहीं होना चाहिए। अभी प्रेमी जोड़ी जोड़ाओं का हफ्ता चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। 7 तारीख कल से शुरू हुआ है, आज 8वां दिन है, 14 तारीख को वैलेंटाइन है। कोई विचार है इस चीज को लेके, कुछ टिप्पणी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पाश्चात्य संस्कृति से हमारे भारत के युवाओं ने अडॉप्ट की ये चीजें। ये हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ सप्ताह होते थे कि सप्ताह में मैं यम नियम संयम से, अपने पॉजिटिव विचारों से अपने अंदर शक्ति सामर्थ्य को जागृत करूंगा और उस वधु का के लिए वो हित करूंगा। उस वधु को पाने के लिए, उसकी मांगल्य बेला के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। तो लोग करते थे। ये दिन होने चाहिए। हम इन रोज डे को, प्रपोज डे को, हम इन वैलेंटाइन डे को इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये जायज नहीं है, गलत है। इनमें ही अपराध होते हैं। इन डेज में ही लोग अपराध की श्रेणी को, आप देखिए इन डे में पार्टियां होंगी, उन पार्टियों में लोग एक दूसरे के द्वेष पैदा करेंगे, लोग एक दूसरे की हत्या कर देंगे, लोग एक दूसरे के साथ नशा करेंगे। तो ये अपराध जागृत होते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति ये है, ये नहीं होना चाहिए। पार्टियां तो न्यू ईयर पे भी होती हैं, 25 दिसंबर को। देखिए, हमारा जो न्यू ईयर होता है वो नव संवत्सर चैत्र में होता है। चैत्र में नव संवत्सर जब होता है तो उस समय प्रकृति, माह, हमारी आर्थिक व्यवस्था हर तरीके से वसंत ऋतु से ओतप्रोत जो बेला होते हैं उसे चैत्र कहते हैं। आपको खुशी होगी कि मेरा बर्थडे भी चैत्र के नव संवत्सर की होता है। अगर भारतीय परंपरा का नव संवत्सर है, उसी दिन मेरा बर्थडे है। लेकिन उस समय पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कालखंड में एक और अलग क्रिएट होती है, पॉजिटिव। वो 1 जनवरी को नहीं होती। 1 जनवरी को पूरी पृथ्वी, प्रत्येक जीव जंतु सर्दी से ठिठुरते हैं। तो उस समय की जो पार्टी है, उस चैत्र में आप देखेंगे लोग ऋतुएं अपना स्वागत करती हैं, पुष्प अपनी पुष्पांजलि करती है। तो उस चैत्र में ही पार्टी होनी चाहिए। आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, बहुत लंबी बातचीत हो गई। अभी आप दोनों चीजों से जुड़े हैं, राजनीति से भी और अध्यात्म से भी। आज राजनीति का, या आप कहेंगे धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है पूरी तरीके से देश में। इस समय जो हालात हैं, कैसे देखते हैं राजनीतिक और ये अध्यात्म दोनों जब जुड़ते हैं, और अभी जो देश के हालात हैं उनको लेके क्या? देखिए गजेंद्र जी, धर्म का राजनीतिकरण कोई कर ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अरे, राम मंदिर का उद्घाटन करना ही प्रधानमंत्री के जरिए राजनीतिकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? शंकराचार्य अगर आप करना चाहिए? देखिए, धर्म में अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना जी। राजनीतिकरण को जिस विचारधारा में आप मान रहे हैं वो गलत है। राजनीति, वही मैं कहता हूँ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राजनीति वास्तविकता में क्या है। ठीक है। आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु पर्यंत तक आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया, ऐसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा कभी बनेगा। ठीक। हम भोजन खाते हैं, उस भोजन को किसान ने उगाया, उस किसान के को जो हमारे भोजन खाए हुए कर से उसको जो टैक्स की प्राप्ति हुई, उससे उसे लोन मिला, उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो राज्य को चलाने की, राष्ट्र को चलाने की नीति नियम सिद्धांतों के अनुसार जो भी प्रणाली है उसका नाम है राज्य नीति। राजनीति में सबका स्वागत है। आज आप देखेंगे युवाओं को राजनीति से दरकिनार कर दिया जाता है। कई राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अब भारतीय युवा मोर्चा में आएंगे, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आएंगे, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आएंगे, आप जिस भी अच्छे संगठन में आएंगे तो वहां पे आपका स्वागत है। आप वहां पे यूथ लीडरशिप मिलती है। आप देखेंगे अकेले एक व्यक्ति थे जो 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी सांसद बन गए थे। तो यूथ लीडरशिप है कि नहीं? यशस्वी
मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यौवन काल में ही मुख्यमंत्री बन गए। तो राजनीति की अगर बात कहें तो यही राजनीति है। नहीं, मेरा मानना है कि धर्म का ध्रुवीकरण कर दिया गया है, एक धुरी पे राजनीति घूम रही है आज के समय में। गजेंद्र जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ बताइए। हमेशा, आज से नहीं, पौराणिक काल से भी हमेशा राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीनस्थ रहती थी। कि राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राज ऋषि, वो राष्ट्र ऋषि उस राजा तो एक दंड संहिता बनाता था, संविधान कानून बनाता था, ठीक है, लेकिन राज ऋषि राष्ट्र ऋषि एक धर्म संहिता बनाता था। उस धर्म संहिता से उसके हाथ में जो दंड होता था, उस दंड से 5 नदियों के अभिषेक करके उस राजा का वो धर्म दंड भवा का आशीर्वाद उसे भी देता था कि धर्म का दंड तेरे ऊपर भी है। तो वो परिस्थिति तंत्र, वो संस्कृति हमारे भारत की रही है। वैसी राजनीति राष्ट्र में चल रही है। जो लोग धर्म में कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण, ये कोई शब्द नहीं है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करी तो उससे राष्ट्र में रोजगार मिला, राष्ट्र को टूरिज्म मिला, राष्ट्र में उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सनातन संस्कृति पे हम इतनी लंबी चर्चा कर चुके हैं, उस सनातन संस्कृति में अगर कोई सबसे ऊपर का पद है तो वो शंकराचार्यों का है। बिल्कुल है। 4 शंकराचार्यों का है। उसमें से 2 शंकराचार्य ये कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अर्ध निर्माण मंदिर में नहीं होना चाहिए। वहां पे नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी करते हैं और शंकराचार्यों को इतने बड़े मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। तो ये क्या है फिर? अगर राजनीतिकरण नहीं है ये धर्म का, तो ये क्या है? गजेंद्र जी देखिए, जो शंकराचार्य की गद्दी है वो साक्षात शंकर की गद्दी है। उसमें उसके बारे में बोलना ये मेरी मजाल भी नहीं है और ना मेरी इतनी मेरी औकात है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आदि गुरु शंकराचार्य की जो स्थापित जो प्रणाली है, सांस्कृतिक प्रणाली है, वो धर्म को, सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए परंपरा है। ठीक है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार ये नीति एवं सिद्धांत भी। मैं आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी को मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, उनका निर्णय तो अंतिम निर्णय होता है राष्ट्र का। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, यदि जिस प्रकार से आप हैं, आप किसी चीज की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो विग्रह स्वरूप, देखिए ना आप, एक हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक वो आता है कि वट वृक्ष से विवाह होता है, जिसका मांगलिक हो, तो उसको क्या, उसको वर स्वरूप मान लिया, विष्णु स्वरूप मान लिया कि आपने पहले अपने आराध्य इष्ट से अपने सुरक्षा के लिए विवाह किया है। तो वैसे ही एक प्रतिमा स्वरूप और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बात होती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उसको भी मैं गलत नहीं कहूंगा। कौन सी विपदा थी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को ही होना था प्रधानमंत्री के हाथों शंकराचार्य की ना उपस्थिति में? कौन सी विपदा थी? देखिए ना, ऐसा नहीं कहेंगे आप ना उपस्थिति में। हाँ, शंकर तो सब जगह है और शंकराचार्य जी की शुभकामनाएं वहां पहुंची है। और निमंत्रण की बात करें, निमंत्रण उनको आदर सहित दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी आज से नहीं, पौराणिक काल से आदिगुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों पे चलते हैं, पालन करते हैं और आज भी वो उनसे मिलने जाते हैं। ये कौन से सिद्धांतों पे चलना है कि आप शंकराचार्य की बात को नकार दे रहे हो? देखिए, नकारा नहीं है। हाँ, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अब ये तो स्टेटमेंट है ना, इस बात के खिलाफ जाके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उन्हें ना बुलाए हुए। देखिए, ये मेरे कार्य क्षेत्र से और मेरी वाक शक्ति से अलग विषय है। इसमें मैं कोई निर्णय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो शंकराचार्य की गद्दी है। सेकुलर स्टेट में है। अगर कल को मस्जिद का उद्घाटन होता है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, चर्च का उद्घाटन होता है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, गुरुद्वारे का उद्घाटन होता है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें,
तो इस देश की जनता ये समझ पाएगी। अगर सिर्फ मंदिरों के उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे तो राजनीति का धार्मिककरण तो माना जाएगा ना। देखिए गजेंद्र जी, मैं सत्य सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी इच्छा है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्रता का अधिकार मुझे संविधान ने तो दिया है, लेकिन एक सिद्धांत स्वतंत्रता का मुझे प्रकृति ने भी दिया है। जब हम किसी के हित की कामना लेकर के कार्य करते हैं तो देव सत्ता हमारे साथ काम करती है, ये आप मानते हैं। तो वो देव सत्ता जब किसी व्यक्ति के साथ काम करती है तो उसमें सबका निर्माण होता है, और वो इच्छा है। आप आमंत्रित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी शायद आपके कार्यक्रम में भी जाएं, और आप आमंत्रित नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी, उनकी इच्छा जहां होती है वहां जाते हैं। अब मुझे है भैया, आप मुझे जबरदस्ती किसी चीज के लिए कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा ना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप जनता के चुने हुए नेता हैं, आप वहां बाध्य होते हैं इन चीजों के लिए। देखिए संविधान आपको बाध्य मेरी धोती पहनने के लिए आप मुझे बाधित नहीं कर सकते। ऐसी मेरी पूजा पद्धति के लिए मेरे को संविधान आजादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान अनुच्छेद मुझे लगता है 35 में ये है कि मुझे धार्मिक स्वतंत्रता में जिस भी अपने इष्ट की, अपने आराध्य की पूजा पद्धति किसी भी तरीके से करूं, उसमें आप मुझे नहीं रोकेंगे। मगर यही तो मैं आपको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते उससे आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हैं उससे दिक्कत है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री 20 करोड़ मुसलमानों के भी हैं, वो पूरी 140 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें, वो वहां भी जाएंगे, वो उनकी इच्छा है। देखिए एक प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक उनका धार्मिक विषय व्यक्तिगत है, वो किस विषय को माने, किस इष्ट को माने, किसका उपासना करें। वो गंगा की पूजा भी करते हैं, वो शिव की पूजा भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ वो गंगा की ही पूजा करें, ठीक बात। वो प्रत्येक प्रकृति की पूजा करते हो तो सबका। आप देखिए राम की पूजा करते हुए उन्होंने एक संकल्प लिया, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर गोविंदाय नमः, हस्त। उसके साथ साथ उन्होंने कहा अंत्यविक्ष मंगल शांति। वो तो मुस्लिम कम्युनिटी का भी हित की कामना कर रहे हैं, वो राम के वंशजों की भी कामना कर रहे हैं, वो कहीं भेद करते ही नहीं है। ठीक, आप कहिए देश में कहाँ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है लाभ। आप देखिए मेरे साथ चलिएगा, एम्स में जब आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, उसके साथ जब आप देखेंगे ना 60% जो उस योजना का उपयोग करने वाले लोग हैं ऋषिकेश एम्स में, वो सबसे ज्यादा लोग आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। जो आयशा दीदी कभी उनका भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारी तनाव में आकर के जा ही नहीं पाती थी हॉस्पिटल, वो वहीं पे खत्म हो जाता था मामला। लेकिन आज मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति भी और हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति भी, जैन कम्युनिटी का व्यक्ति भी, पारसी भी, प्रत्येक जाति मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति जाता है और अपने अधिकार को लेकर के हॉस्पिटल में कहता है भैया मेरे को आयुष्मान योजना का लाभ दो, ये आयुष्मान कार्ड मेरे पास है, और उसको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। और जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जब उसकी रॉड डल करके सुरक्षित दौड़ने लगता है, तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी सबका हित चाहते हैं। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना लेकर के तब काम करते हैं, तब वो शिव संकल्प की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी बोलते हैं। तब वो रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वो उनके कर्मों में भी दिखती है। तो वो उस समय ये नहीं कहते कि मैं तो सरफराज भाई के इश्तिहार पार्टी में नहीं जा रहा था तो मैं उसको आयुष्मान कार्ड नहीं दे रहा हूं, और मैं मोहित जोशी के मंदिर में रुद्राभिषेक में सम्मिलित नहीं हुआ तो मैं उसको नहीं दे रहा हूं। वो तो सबको दे रहे हैं। आप देखिए कितनी महिलाओं का, मुस्लिम कम्युनिटी महिलाओं का ही नहीं, हिंदू कम्युनिटी महिलाओं को कितने लोगों का खाता प्रधानमंत्री कौन सी योजना है बैंक की, जो जनधन योजना, उसमें कितनी महिलाओं का खाता खुला है। आप आकलन करिए
तो सबके प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत सही, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मुझे बड़ा आनंद आया और आप सभी को मेरी पुनः शुभकामनाएं। फिर आपसे किसी और विषय पे चर्चा होगी। और ये न्यूज़ डिगी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत व्यापक काम कर रहा है। प्रत्येक दर्शकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और इन सबके जो शिव संकल्प है, वास्तविकता में जो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की कामना, उसका शिव संकल्प पूर्ण होने के लिए इनके साथ आप जरूर सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। लोग आपने सुन ही लिया है। खैर, अक्सर लोगों को हमारी बातें पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, और इतनी लंबी बातचीत है। अगर आप अंत तक पहुँचे हैं यहाँ तक और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए। और अगर कोई बात अच्छी भी नहीं लगी है, सहमति नहीं है, तो अपनी नाराज़गी भी बड़े प्यार से कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, लिखिए, बताइए। क्योंकि हम भी ये नहीं मानते कि हम हर बात पे, हर तथ्य पे सही होंगे। कमी की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसको सुधारते रहेंगे। मगर ये बातचीत करने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक ये वीडियो पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारे संघर्ष हैं जो कैमरे के पीछे करने पड़ते हैं। तो थोड़ा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए, उन्हें बताइए कि ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, शायद उन्हें कुछ सीखने समझने को मिले। बाकी जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। धन्यवाद।